बड़ी बात हमारे सांस्कृतिक दल के सभी प्रतिभागी, हमारी बहनें, माताएं, भाई एवं बंधुओं, आप सभी को मेरी ओर से विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जोहार, नमस्कार, प्रणाम। यहाँ पर बहुत सारे विचार आए और अच्छा लगा कि हमारे कुछ आदिवासी भाई हैं, अगुआ हैं, जो संविधान की जानकारी रखते हैं, अधिसूचित क्षेत्र की जानकारी रखते हैं और उनके मन में एक जज्बा है कि ये हमारे आदिवासी समाज तक वो लोग जाने और आदिवासियों का विकास हो, उनके मन में ये जज्बा है। लेकिन मैंने परिस्थितियां देखी हैं इस 10 साल में कि हम जब तक संगठित रूप से अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे तब तक हमें अधिकार नहीं मिलेगा। आप जैसे जानते हैं कि झारखंड का निर्माण भी आदिवासियों के अधिकार और उनके हित की रक्षा के लिए ही बनाया गया था। लेकिन 2000 के बाद से 2022 तक अगर ज़्यादा कोई समाज या समुदाय अगर प्रभावित हुआ, प्रताड़ित हुआ है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि वो आदिवासी समाज है। अभी प्रदीप टोपो ने ये बात कही कि अपने आदिवासियों की संख्या निरंतर घटती जा रही है। उसमें कुछ हम भी जिम्मेवार हैं, हमारा अपना सामाजिक संगठन भी जिम्मेवार है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे ज़्यादातर लोग जब जनगणना होता है उस समय अपने इस क्षेत्र में नहीं रहते हैं, वो कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं और उसके बाद उनका नाम नहीं चढ़ पाता है और परिवार के लोग भी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और इस चीज़ को हमने देखा है। 2011 का जो सेंसस रिपोर्ट था उसमें इस तरह की बात आई थी और मैंने टीएससी में यह बात भी उठाया था, जिसका सुनील कुमार बर्नवाल ने यह जवाब दिया था कि हमने अच्छे ढंग से जनसंख्या का गणना किया है, जिसे मैंने नकारा था भी और बहुत सारे उदाहरण भी हमने दिया था। लेकिन ये चिंता का विषय है, इसको हमें जानना है। दूसरा कारण है, अभी ये बात आ रही थी कि हमारा संस्कृति, हमारा संस्कार, हमारा भाषा सब कुछ बदलता जा रहा है। उसके कारण है आपकी डेमोग्राफी चेंज हो गई है। आप अगर सिमडेगा नगर परिषद को ही देखें तो आपके आदिवासी जमीन पर इतने सारा बाहर से लोग हैं या अन्य समाज के लोग हैं कि इस डेमोग्राफी को वो लोग चेंज कर चुके हैं और उसके चपेट में आप आए हैं। आपकी संख्या इसलिए भी बढ़ रही है, घट रही है। और यहाँ पर जो चिंता उन्होंने जताया कि हम नगर परिषद में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे या पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो ये कारण आने वाले समय में होगा और इससे कोई दो राय नहीं है कि हम लोग मतलब अगर अलर्ट नहीं रहें, सजग नहीं रहें, तो ये समय आने जा रहा है। लेकिन भाइयों एवं बहनों, हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि हम आपको जागरूक रहना है। अगर हम और आप जागरूक रहेंगे तो ऐसा कोई शक्ति नहीं है कि इस झारखंड में कि आके हमें यहाँ से भगा दे। हमारे जल जंगल जमीन में बसने वाले हमारे पुरखा इतने दिन तक अपने लिए ये जगह जमीन को टाड़ के रखे थे, जिस पर ये पीढ़ी जो अभी आई है वो उसको नास्ताबूद करने के लिए जिम्मेवार हो रही है। इसे भी हमें समझना होगा। प्रदीप टोपो ने मुझे कहा था कि आप यहाँ पर वन अधिकार अधिनियम 2006 के बारे में निश्चित रूप से आपने चर्चा कर देंगे। वास्तव में अभी अपने आदिवासी दिवस का परिचय इन्होंने सोरंग ने कराया। उन्होंने सारी बातों को कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2006 को आज के दिन को आदिवासी दिवस के रूप में चिन्हित किया गया और एक दिन हम आदिवासी दिवस मनाते हैं। निश्चित रूप से हमें हर दिन ये आदिवासियों के लिए होना चाहिए, ये हम लोगों को भी सोचना है, हम भी सोचते हैं, लेकिन उसके लिए आपका सामूहिक प्रयास रहना होगा। वन अधिकार कानून 2006 में आया और ये भारत में 2007 में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ये पास हुआ और 2008 जनवरी में ये गजट में भी पास हो गया। और वन अधिकार अधिनियम में व्यक्तिगत
देने का अधिकार है, आपका सामुदायिक रूप से उसके हित की रक्षा के लिए करने पट्टा देने का अधिकार है। लेकिन इस चीज़ को हम लोग नहीं कर पाते हैं। व्यक्तिगत पट्टा उसी वन में निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों को मिलेगा या वनवासी जो परंपरागत ढंग से यहाँ पर निवास कर रहे हैं उन्हें मिलेगा। अपने अनुसूचित जनजाति के लोग तो काफ़ी वर्षों से रह रहे हैं, इसलिए उनका अधिकार है कि वन पट्टा उन्हें मिले और कम से कम 4 हेक्टेयर जमीन के अधीन अगर उसका जोत कोड़ लगातार है तो वो उसको मिलना चाहिए। उसके लिए वे लोग अप्लाई भी करते हैं, लेकिन बहुत बार ये चीज़ मैंने देखा है अपने राजनीतिक काल में, क्योंकि मैं राजनीति से पहले समाज सेविका ही थी और मैंने समाज में देखा है कि हमारे आदिवासी ग्राम सभा में जब ग्राम सभा होता है और इन विषयों पर जब निर्णय होता है उस समय वहाँ उपस्थित नहीं होते हैं और वहाँ पर जो राजस्व कर्मचारी है ग्राम सभा का अध्यक्ष को या उसके कर्मचारी राजस्व विभाग के इस बात से बरगला देते हैं कि ये जमीन तो तोड़ ना लगे, दूसरा कर जोत कोड है के तोड़ इतने हैं तो उकरे में तो के देते हैं। और अगर वो जीत का किया कि नहीं मेरा वहाँ जो तुम तोड़ो मोर भैयादी मनी के करें उनके करें, तो वो लोग को पैसा लेके फिर उसके बाद उसको सेटल करने का काम करता है। तो हर जगह आदिवासी अपने सरल स्वभाव के चलते या उन लोगों में चंगुल में फंस के अपने अधिकार को नहीं ले पाता है। यही अभी तक का हमने देखा है कि हमारा आदिवासी जो वन अधिकार पट्टा उसको व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहिए, उस पर वो नहीं कर पाता है। और उसके बाद जो हमारे वन क्षेत्र में परंपरागत ढंग से जो हमारे निवासी हैं उनकी भी पीढ़ी दर पीढ़ी अगर उस क्षेत्र में रह रही है तो उन्हें भी वन अधिकार पट्टा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए उनको भी ये पट्टा मिलना ही चाहिए। दूसरा चीज़ सामुदायिक रूप से जो हमें वन पट्टा मतलब मिलना चाहिए, उस समुदाय जो वहाँ पर उस जंगल झाड़ और वन में जो लोग निवास कर रहे हैं और जो अपने गवर्नमेंट का जो फॉरेस्ट है उसके बाद में जो अपने गांव वालों के लिए जो चिन्हित है डिमार्केशन जिस पर हुआ है उस जगह में वो सामुदायिक अधिकार उनके लिए भी है, उस वहाँ के रहने वालों के लिए। उसमें आपका चारागाह वगैरह है, जो गाय गरू सबको आप चरा सकते हैं, आपका शमशान घाट हो सकता है। उस क्षेत्र का जितना भी वन उपज है उस पर आपका अधिकार है कि आप उस वन उपज का संग्रह करके अपने आजीविका का पालन कर सकते हैं और आपकी आजीविका चल सकती है। लेकिन यहाँ पर सरकार या प्रशासन का प्रयास भी नहीं रहता है कि उनके वन उपज के लिए जो वन का धन है उस उपज की मार्केटिंग कराने का दायित्व सरकार भी नहीं लेती है, या उस क्षेत्र में रहने वाले हमारे बनने वाले जो लैंप्स हैं जो उसका भी मतलब कहीं भी सक्रिय अपना लैंप्स नहीं है, जो हमारे उस क्षेत्र के वन उपज चिरंजी हुआ, करंज हुआ, महुआ हुआ, सखुआ का बीज हुआ, ये सब जो उससे अनेक तरह के उत्पाद होते हैं, वैसे चीज़ों को खरीद बिक्री करके और उसको सही मूल्य में हमारे किसानों को दे, ये सरकार के अधिकारी प्रशासन या हमारे लैंपस के जो सचिव हैं अध्यक्ष हैं जो हमारे किसान भी वहाँ पर रहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। इसलिए सामुदायिक रूप से जो उनको अधिकार है उसका सही ढंग से उन लोग को लाभ नहीं मिल पाता है। हाँ, ये सरकार का नियम भी है कि अगर अपना वन क्षेत्र है जहाँ पर हमारे आदिवासी वनवासी जो निरंतर वहाँ पर कर रहे हैं, काम रह रहे हैं, वैसे जगह का विकास का भी काम है और उस विकास के काम के लिए सरकार उस जमीन में आपका बिजली का पोल गाड़ सकती है, आंगनबाड़ी केंद्र खोल सकती है, आपके लिए विद्यालय खोल सकती है, आपके लिए औषधालय खोल सकती है, चिकित्सालय खोल सकती है, आपका सौर ऊर्जा के द्वारा बिजली का उत्पादन वगैरह जो आपके क्षेत्र के विकास के लिए है वो सब वो कर सकती है। वहाँ पर हमें सहर्ष ये स्वीकार करना चाहिए कि ये हमारे क्षेत्र के विकास के लिए हो रहा है
और उस पर अगर हम हर्डल करते हैं, उसमें अगर हम ऑब्जेक्शन करते हैं, तो वहाँ हमारे उस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाएगा। तो हमें आदिवासियों को हमेशा इस चीज़ पर सचेत रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। नियम कानून और संविधान की बात जहाँ तक है उसकी जानकारी लेना चाहिए, लेकिन एक दिन इस सारे बातों का हम लोग यहाँ पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। इसलिए हर समाज को एक कार्यशाला जरूर रखना चाहिए और वहाँ पर अपने वैसे जानकार लोगों को बुलाना चाहिए जो आपके हित के लिए आपको संविधान की बातें वो बता सके और आपको आपके अधिकार की बातें बता सके और आपको अधिकार दिला सके। इसलिए वो एक कार्यशाला जरूर रखना चाहिए जिससे कि लोग, हमारे गांव देहात के लोग इस बात को जाने। अभी बहुत सी बातें आई कि हमारा जो समाज है, आदिवासी समाज, वो दारू हड़िया ये सबसे ग्रसित हो गया। मैं तो देखती हूँ एक पीढ़ी इस तरह से बर्बाद होते जा रहा है जो आने वाले समय में काफ़ी मुश्किलों का हम लोग को सामना करना पड़ेगा और उसको संभालना हमारी जिम्मेवारी है, समाज के वरिष्ठ लोगों की जिम्मेवारी है और ये चिंता का विषय है। लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि मेरा बचपन क्लास 1 से 1 क्या बोलिए, उस समय लिटिया क्लास होता था, तब से मैं सिमडेगा क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ है और मैं यही मिशन स्कूल उसलाइन कॉन्वेंट से पढ़ी। तब से लेकर मतलब अभी के उम्र तक मैंने देखा है सिमडेगा जिला कहीं भी शिक्षा के क्षेत्र में पीछे नहीं रहा है। और आज भी अगर सिमडेगा जिला की बात करते हैं तो हमारे कितने IAS IPS और अनेक पदों में लोग अभी तक रहे हैं जिनका इस क्षेत्र से पढ़ लिख कर जाने का हुआ है। तो इसलिए पढ़ाई के क्षेत्र में सिमडेगा जिला कहीं भी पीछे नहीं है। लेकिन जिस तरह से लोगों ने चिंता जताया कि लोग पढ़ के आगे जाते हैं और वापस लौट के सिमडेगा नहीं आते हैं, अपने एक्सपीरियंस को बता नहीं पाते हैं, या अगर वो किसी क्षेत्र का अधिकारी पदाधिकारी रहे हैं या समाज सेवी रहे हैं तो उस एक्सपीरियंस को लोग आके अपने घर समाज में नहीं बता पाते हैं। उसके कारण हमारा समाज उनका जो भी नॉलेज है उसको वो लोग ग्रहण नहीं कर पाता है और वो सामाजिक जो उत्तरदायित्व है उसको वो लोग अपना निर्वहन नहीं कर पाते हैं। इसके कारण भी हमारा जो विभिन्न समाज है वो पीछे की ओर रहा है। और एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि हमारा जो भाषा और संस्कृति है इसको भी नहीं छोड़ना चाहिए कि भाषा बहुत बड़ी चीज़ है। अब भाषा से ही हम लोग जानते हैं कि हम उरांव समाज के हैं, मुंडा समाज के हैं, या खड़िया समाज के हैं, या गोंड समाज के हैं, या अन्य कोई समाज के हैं। ये भाषा और संस्कृति अपना बचा के ही रखना चाहिए और जिससे कि हम ये आने वाला पीढ़ी को जो अपना बाल बच्चा है उसको भी ये बात सिखाते रहें, तब आने वाला समय में आपकी भाषा भी आपसे दूर नहीं होगी और लोग निरंतर आगे बढ़ेंगे। आज मुझे लगता है बहुत सा लोग खड़िया नहीं जानते, कुड़ुक नहीं जानते और समस्या आ रही है कि जब सरकार कहती है कि स्कूल में सबको अपने क्षेत्रीय भाषा के साथ पढ़ना है तो टीचर कहाँ से आएंगे जब अभी लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ये चिंता का विषय है। अपने सिमडेगा विधायक यहाँ पर बैठे हैं, उनसे कहना चाहूँगी कि जितना भी हमारे नागपुरी भाषा, कुड़ुक भाषा, खड़िया भाषा, मुंडावरी है, ये लोग के भाषा के जो लोग पढ़ाई लिखाई कर लिए हैं, MA किए हैं, वो लोग के लिए BEd की व्यवस्था करें जिससे कि वो BEd में वो पढ़ाई हो और हमारे बाल बच्चे इस क्षेत्र में ये मतलब उसका लाभ उठा सकें, टीचर यहाँ पर आवे और जिससे ये लोग अपनी भाषा को भी आगे की ओर ले सकें। आज मैं इन्हीं बातों के साथ यही कहूँगी कि हमें जो आज 12 खूंटा यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, इस 12 खूंटा के जो आदिवासी यहाँ पर जमा है, इन सभी को एकजुट होकर अपने अधिकार के लिए लड़ना है, संगठित होकर अपना मतलब सहयोग एक दूसरे को करना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और हमारे युवा नेता जिस चीज़ की लोग चिंता कर रहे हैं उन्हें भी बल मिलेगा कि आने वाला समय में वो समाज के लिए कुछ काम करें। इतना ही कह के अंत करती हूँ। सबको अंत में जोहार, नमस्कार।